जय दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये नया साल आपके जीवन में अपार समृद्धि खुशियां लेके आए। आप हेल्दी रहें हमेशा और इस बदलाव की दौड़ में आप भी अपने आप को समय के या परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदलें, ताकि आप इस दुनिया में अपना सामंजस्य जो आपका एक समावेश है वो आप स्थापित कर सकें और दुनिया की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको न्यू ईयर की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है आज से, तो ये CGL मेंस, CHSL और आपका आने वाला SSC GD तीनों को कंबाइन करके मैंने ये शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। दोस्तों, ये है आपका जनरल स्टडीज़ MCQ और इसमें CGL मेंस, CHSL और SSC GD तीनों को मैंने फोकस किया है। और यहाँ ये जो है वो पहला सेट है, ये आप याद रखना। तो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपका ब्लेस चाहिएगा, आपका सपोर्ट चाहिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, इसमें जो प्रश्न है वो 26 से लेकर 50 तक है, मतलब 25 प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो पहला प्रश्न जो 26 से स्टार्ट है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था। दोस्तों, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में जो यात्री आया था वो कौन सा था। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य में इटली से आने वाला यात्री था निकोलो डी कॉन्टी। ऑप्शन सी, निकोलो डी कॉन्टी ये इटली से आया था। और ये किसके दरबार में आया था दोस्तों, ये आया था संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के काल में। संगम वंश के शासक देवराय प्रथम के काल में इसने भारत की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1333 ईस्वी में की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1333 में, ये आप याद रखना। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था, इसके वर्तमान अवशेष की बात करूं तो ये वर्तमान अवशेष आपको देखने को मिलेंगे हम्पी में। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, तो हम्पी में अवशेष देखने को मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो क्या है कि जो विजयनगर साम्राज्य है ये कौन सी नदी के किनारे था, तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के किनारे था, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था विजयनगर साम्राज्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इटली से जो यात्री आया था उसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। दोस्तों, मैं बात करूं इटली की, इटली यूरोप का देश है और इसकी राजधानी है रोम। रोम में विश्व खाद्य कार्यक्रम का संगठन भी है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। और दूसरा खाद्य एवं कृषि संगठन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है आपका रोम में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे गए हैं। दोस्तों, अशोक के शिलालेख अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारत में शिलालेखों का जनक अशोक को कहा गया। और अशोक के शिलालेख जो अधिकांश से प्राप्त हुए वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए। ऑप्शन ए, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अशोक के शिलालेख सबसे पहली बार किसने पढ़े थे, तो 1837 में एक विद्वान था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों की लिपि को पढ़ा गया था। ये भी आप याद रखना, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था अशोक के शिलालेख। ये पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं अशोक की बात करूं तो अशोक मौर्य वंश का राजा है। इसके पिता का नाम है बिंदुसार, मौर्य वंश का राजा है और इसके पिता है बिंदुसार, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अशोक ने एक रुम्मनदेही स्तंभ बनवाया था। रुम्मनदेही स्तंभ ये आपसे पूछा जाता है, लुम्बिनी में रुम्मनदेही स्तंभ किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। और ये स्तंभ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बुद्ध के जन्म की घटना को बताता है। रुम्मनदेही स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया, अशोक के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा गया, तो देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक का ही नाम है। और दोस्तों, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पुत्री को भेजा था, जिसका नाम था संघमित्रा, और उसके बेटे का नाम था महेंद्र। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मतलब भारत में सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी मानी जाती है, ये भी आप याद है। अच्छा, देवनागरी लिपि लिखा गया है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। और कोंकणी भाषा, कोंकणी के साथ साथ राजस्थानी भाषा की लिपि भी क्या है, वो है देवनागरी लिपि। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अशोक के बारे में एक बिंदु और याद रखने, 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध भी लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में
कलिंग का युद्ध भी लड़ा था इसने, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 28 क्या कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी या दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो गुलामी का अधिनियम कहा था वो किसने कहा है? दासता का नया घोषणा पत्र। तो दोस्तों ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे दासता का नया घोषणा पत्र कहा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनकी किताब आपके एग्जाम में पूछता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। और नेहरू जी जो है इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव भी रखा था संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या बना बाद में? उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना था। तो प्रस्तावना का जनक कौन है? प्रस्तावना का जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी आप याद रखना। संविधान की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे आपके? बी आर अम्बेडकर। दोस्तों अम्बेडकर की एक किताब आप याद रखना, इनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो वेटिंग फॉर वीज़ा है आपकी अम्बेडकर की आत्मकथा। और अम्बेडकर की समाधि को क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। चैत्य भूमि अम्बेडकर की समाधि को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी लिखे गए हैं। दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है और इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। दोस्तों गांधी जी जो है 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सेशन में अध्यक्ष बने थे। तो आईएनसी का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ उसमें गांधी जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और दोस्तों क्या आपको पता है कि गांधी जी की दूसरी किताब क्या है? पाथवे टू गॉड, ये भी एग्जाम में आ चुकी है। पाथवे टू गॉड ये किसकी आत्मकथा है? मतलब दूसरी किताब है गांधी जी की। और दोस्तों भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति गांधी जी हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति कौन है आज तक जिसे टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था? तो वो है महात्मा गांधी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है और इनकी किताब है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष। और इन्हें भारत में अजात शत्रु की उपाधि भी मिली है। कभी आपके एग्जाम में आए कि बिहार का गांधी तथा अजात शत्रु किसे कहा गया? तो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो गुलामी का अधिनियम 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कांडला बंदरगाह ये मैं बताना ये कहाँ पर है। तो मैं बताऊं दोस्तों जो कांडला बंदरगाह ये कच्छ में है। कच्छ में है और मतलब कच्छ कहाँ पे आता है? गुजरात में। तो ये जगह होगा आपका कच्छ। कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है। दोस्तों ये भारत का एकमात्र टाइडल पोर्ट है, ये भी आप याद रखना। ये भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारत का ज्वारीय पोर्ट कौन सा है? तो वह आपका कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में गुजरात में, याद रखिएगा दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी ये अरब सागर में आती है और यहाँ पे 3 नदियाँ गिरती हैं, 4, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा आपने देखो मैप देखा होगा, ये मैं एक रफली मैप बना दूँ इस तरह से, ये मैप है आपका। ये यहाँ जो भाग है ना ये वाला भाग वो खंबात की खाड़ी आती है, अरब सागर में स्थित है खंबात की खाड़ी। तो कांडला बंदरगाह ये कहाँ पर है? ये कच्छ की खाड़ी में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में, ये भी आप याद रखना। अच्छा एक बंदरगाह और आप याद रखिएगा, इस बंदरगाह का नाम क्या रख दिया? इस बंदरगाह का नाम रख दिया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ये कांडला पोर्ट का ही नया नाम है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्र में विकसित होता है? दोस्तों कहने का मतलब है कि कौन सी वनस्पति है जो ऐसी जगह उगेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जल भरा रहता है।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए मैंग्रोव वनस्पति। दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति एक ऐसी वनस्पति है जो खारे पानी में उगती है या दलदल वाली क्षेत्रों में उगती है। और मैंग्रोव वनस्पति का फायदा क्या है दोस्तों, ये समुद्र से उठने वाली जो तीव्रगामी लहरें होती हैं उनके वेग को कम कर देती है, जिससे बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है। तो मैंग्रोव वनस्पति जो हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों मैंग्रोव वनस्पति के बारे में एक बिंदु और याद रखना, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र ये भारत में है और वो है आपका सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र। ये कहाँ पर है, तो ये भारत में है, बाकी ये बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। तो मैंग्रोव वन ये मतलब दुनिया में सबसे बड़े हैं, कहाँ पर, भारत में, पश्चिम बंगाल में मेनली देखने को मिलेंगे, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों जो आपके मैंग्रोव वन है इनकी जड़ों में न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूमेटाफोर का मतलब है कि इनकी जड़ें खोखली होती हैं और ये खोखली जड़ें जल से ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं और पौधे के अन्य भागों में इसको भेज देती है। तो न्यूमेटाफोर पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है वन किस सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखना। और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। चलो दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है कि अभी जो हमारा वन सर्वेक्षण आया था उसमें उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन है, भारत में प्रतिशत वन कितने हैं ये आपको बताना है, वन सर्वेक्षण के अनुसार कितने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं ये कहाँ पर है दोस्तों, नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमाला ये हमें बताना है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आती है आपकी लघु हिमालय में, और लघु हिमालय के दक्षिणी भाग में आपको मिलेंगी ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लघु हिमालय को हम और क्या बोलते हैं दोस्तों, लघु हिमालय को निम्न हिमालय बोलते हैं। तो नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं ये निम्न हिमालय में आती है, याद रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ओरोलॉजी क्या होता है, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है, ये आप याद रखना, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी है। क्लियर हुआ, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 32 क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 32 क्या कहा गया, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहा जाता है। दोस्तों ब्राज़ील धारा जो पूर्व की ओर चलती रहती है इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, ब्राज़ील धारा जब पूर्व की ओर चलते रहने को बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक अपवाह, ऑप्शन सी दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों जब 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के समीप ब्राज़ील व फॉकलैंड की धाराएं पछुआ पवनों के प्रभाव में आती हैं तो समुद्री धारा पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगती है और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं वेस्ट वाइंड ड्रिफ्ट, मतलब पश्चिमी वायु अपवाह, ये आप याद रखिएगा। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलने की घटना दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहलाती है। दोस्तों मैं ब्राज़ील की बात करूं तो ब्राज़ील के बारे में आप याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। और ब्राज़ील का एक बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह ये कॉफ़ी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए इसकी एक उपाधि मिली है कॉफ़ी पोर्ट। दुनिया का कॉफ़ी पोर्ट किसे कहा गया, कॉफ़ी का बंदरगाह, वो सेंटोस है, ब्राज़ील में है। दोस्तों ब्राज़ील का अभी प्रधानमंत्री कौन बना, लूला डी सिल्वा, ये आप याद रखना, ब्राज़ील का प्रधानमंत्री कौन बना है, लूला डी सिल्वा। इसकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी, लूला डी सिल्वा ये ब्राज़ील के प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों ब्राज़ील में मिलेंगे आपको अमेजन वर्षा वन, और आपको याद रखना है कि अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ, धरती का फेफड़ा किसे कहा गया है, अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। और अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में मिलेंगे। ब्राज़ील के खिलाड़ी भी थे पेले और इनकी डेथ भी हो गई है, पेले जिन्हें फुटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ब्राज़ील धारा के पूर्व में चलने की घटना कहलाती है दक्षिण अटलांटिक अपवाह। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य की व्यवस्थापिका में कौन शामिल नहीं होता, राज्य की जो विधान व्यवस्थापिका है इसमें कौन शामिल नहीं होगा दोस्तों, राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद, लेकिन राष्ट्रपति जो है ये हमारी संसद का अभिन्न भाग है, लेकिन राज्य की व्यवस्थापिका में शामिल नहीं होता। तो 33 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राज्यपाल, अगर आपसे पूछे कि भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, दोस्तों भारत में राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी ज़रूरी होती है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो विधान परिषद है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है आज के टाइम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन्हें आवश्यक सुझाव देना है। दोस्तों राज्यों के मध्य जो उत्पन्न विवाद हैं
इनको सुलझाना है और इसके लिए अपने सुझाव देना है। ये किसका काम है? तो दोस्तों मैं बात करूँ, यदि दो राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्यों के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए या केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बनाए रखने के लिए एक संस्था है, वो है आपका अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन बी, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका काम है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनको सुलझाना। दोस्तों आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। ये कौन गठन करता है? तो राष्ट्रपति को जब ये लगे कि देश हित में या लोकहित के मामले में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करना जरूरी है तो राष्ट्रपति वो ये कर सकता है। और दोस्तों भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में की गई थी। ये भी आप याद रखना, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है योजना आयोग। योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये आप याद रखना कब बना था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950। अब योजना आयोग के स्थान पर क्या है? वो है आपका नीति आयोग। नीति आयोग जो बना था 1 जनवरी 2015 को, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब बनी थी? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बनी और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये भी आप याद रखें। वित्त आयोग, दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच कर का बंटवारे करने के लिए वित्त आयोग बना है और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला वित्त आयोग कब बना था? दोस्तों भारत का पहला वित्त आयोग बना था 1951 में और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो ये आप क्लियर हुआ आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कम करता है अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, डॉट 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 क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य या स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। दोस्तों ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर रोजगार की अवधि नियमित होती है? तो इसका सही जवाब होगा संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य स्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों इसमें अवकाश काल, भुगतान, भविष्य निधि, वो सारी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती है। तो संगठित क्षेत्र का मतलब है कि एक कुशल कारीगर जिस क्षेत्र में काम कर रहा है और जिसका डेटाबेस सरकार के पास है, वो है आपका संगठित रोजगार। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? दोस्तों प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होगा? दोस्तों प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, दायित्व व कर का अंतिम भार उस व्यक्ति पर होता है जिसमें अधिरोपित किया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिस व्यक्ति पर यह अधिरोपित किया गया हो। अगर मुझ पर लगा है तो मैं ही इसको पे करूंगा और कोई दूसरा व्यक्ति इसको पे नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोस्तों प्रत्यक्ष करों के बारे में, तो आपको याद रखना है जैसे प्रत्यक्ष कर है आपके आयकर। आयकर ये प्रत्यक्ष कर होता है आपका। आयकर प्रत्यक्ष कर है। जैसे निगम कर, निगम कर भी आपका प्रत्यक्ष कर होता है। उपहार कर होता है, व्यय कर होता है और संपत्ति कर, संपत्ति कर भी आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों कई सारे होते हैं आपके, बाकी पूंजी कर भी होता है। ठीक है दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, भारत में 24 जुलाई को आयकर दिवस होता है। कभी आपके एग्जाम में आए कि भारत में आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे कब होता है, तो भारत में आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कब बना था? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कब बना था, ये मुझे आपको बताना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड कब बना था? प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37, दहन। दहन क्या है? दोस्तों दहन मतलब आग जलना। दहन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों दहन की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये भी आप याद रखना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया कैसे है? देखो रासायनिक प्रक्रिया इस तरह से है, क्योंकि जब दहन होता है तो इसमें लकड़ी जलेगी और लकड़ी जलेगी तो इससे प्राकृतिक गैस जो होता है वो निकलेगी, या कोयले गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन निकलेगा। तो जब एक पदार्थ से एक रासायनिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है तो उसको आप बोलेंगे रासायनिक प्रक्रिया। तो इसमें क्या होगा? ये दहन की प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्लियर हुआ दोस्तों?
चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, कागज का जलना हो गया, प्राकृतिक गैसों का जलना हो गया, ये सब चीजें तो मतलब रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थों के गुणों में अंतर आता है, जबकि भौतिक जो प्रक्रिया होती है उसमें पदार्थों के गुणों में कोई अंतर नहीं आता। भौतिक में रंग रूप आकार में बदलाव होगा, जबकि रासायनिक प्रक्रिया में गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, कौन सी ऐसी गैस है जो दहन में सहायक होती है? दोस्तों ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जो दहन में सहायक होती है, मतलब आग लगाने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? दोस्तों कौन सा कार्बन का रूप नहीं है ये हमें बताना है। 38 का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों काजल होता है, ग्रेफाइट होता है, चारकोल, लेकिन हेमेटाइट, दोस्तों हेमेटाइट ये लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। Fe2O3 ये हेमेटाइट का सूत्र होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ये आप याद रखना, हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडराइट होता है, सीडराइट बहुत आता है एग्जाम में। सीडराइट किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में कोई सी खान ऐसी है जहाँ से उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट निकाला जाता है? बादाम पहाड़ की खान, बादाम पहाड़ की खान ये उड़ीसा में है, और ये भारत में किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये खान भारत में हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ की खान किस राज्य की बात हो रही है? उड़ीसा की बात हो रही है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा है ग्रेफाइट। अगर आपसे पूछे कि कौन सी अधातु लिखने के काम आती है, तो लिखाई के काम आती है ग्रेफाइट, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट जो होता है ये sp2 संकरण होता है इसमें, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखना। पूछ सकता है कि ग्रेफाइट सुचालक है या कुचालक, तो ये गुड कंडक्टर होता है, सुचालक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? वो हीरा है, वो भी कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों आपको बताता हूँ कार्बन डेटिंग क्या होता है। कार्बन डेटिंग कभी आपके एग्जाम में आए कि कार्बन डेटिंग क्या है? दोस्तों कार्बन डेटिंग में हम कार्बन का एक आइसोटोप यूज करते हैं C14, और कार्बन डेटिंग में जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है, ये भी आप याद रखना। कार्बन डेटिंग क्या है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करना कार्बन डेटिंग कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों बरसात के दिन में जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, और इसका कारण है डिस्पर्सन, यानी कि परिक्षेपण। ऑप्शन बी, डिस्पर्सन के कारण यह घटना होती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द घूमते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ या दूसरे को परिक्षेपित माध्यम कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। दोस्तों मैं बताऊं आपको यहाँ प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के क्या क्या कारण है। सूर्य, आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, वो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य कैसा दिखता है? उगता सूर्य लाल दिखता है। सूर्य उगते समय कैसा दिखता है? लाल। किसके कारण ऐसा होता है? तो प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अपवर्तन, अपवर्तन एक तरीके का भ्रम होता है। जैसे तारे आपको टिमटिमाते लगते हैं, लेकिन वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, या हमें वायुमंडल की परतें जब हिलती है तो उसके कारण ऐसा लगता है। तो तारों का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना किसका कारण है? अपवर्तन के कारण। दोस्तों आपने देखा होगा यदि पानी में कोई रोड पड़ी है, पानी में ये कोई वाटर है और यहाँ पे कोई रोड पड़ी है, तो पानी में पड़ी रोड टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। और दोस्तों अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि जो सूरज होता है, सूरज वास्तविक उगने से 2 मिनट पहले आपको दिखने लगता है, और सूरज छिपने से 2 मिनट पहले ऐसा लगेगा कि छिप चुका है। तो मतलब वो किसके कारण होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है, ये भी आप याद रखना। ध्रुवण की घटना के कारण जो समुद्र की सीपी होती है ना, समुद्र की सीपी ये हमें चमकती हुई दिखाई देती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं आपका। अच्छा दोस्तों बरसात लिखा गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि बरसात की जो घटना है ये वायुमंडल की कौन सी परत में होती है? दोस्तों बरसात की घटना क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि बरसात की घटना वायुमंडल की कौन सी परत में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि आइसो हाइट क्या होती है? आइसो हाइट क्या होता है? दोस्तों आइसो हाइट क्या होता है? दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। मानचित्र पर वे रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थान को दर्शाती हैं उन्हें कहा जाता है आइसो हाइट। तो समान वर्षा वाले स्थान को दर्शाने वाली रेखा आइसो हाइट कहलाती है, ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए आपके लिए प्रश्न ये है कि कृत्रिम वर्षा जब होती है तो कृत्रिम वर्षा में
क्लाउड सीडिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा केमिकल है जो कृत्रिम वर्षा करता है? ये आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी पूछती है इसको कि कृत्रिम वर्षा में कौन सा केमिकल प्रयोग होता है, ये मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रंग। अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं, दोस्तों प्राइमरी कलर 3 होते हैं आपके, GRB मतलब ग्रीन, रेड और ब्लू, इन 3 रंगों को प्राइमरी कलर कहा जाता है, याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बरसात के दिन में जल पर छोटी तेलीय परतें परिक्षेपण के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक जग में किनारे तक पानी 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड ताप पर भरा है। ओके, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब क्षीण बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? मतलब है कि दोस्तों एक जग में ऊपर किनारे तक पानी तथा जो 0 डिग्री सेल्सियस में वो पानी भरा है, इसमें बर्फ का टुकड़ा भी है, तो जब बर्फ पिघलेगी तब जल का स्तर कम हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? जल का स्तर कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी और बर्फ जितना स्थान घेर रही थी वो स्थान कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है? दोस्तों डीपीटी वैक्सीन को कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन मतलब क्या है कि इसमें 3 बीमारियों के एंटीजन डाले जाते हैं हमारे शरीर में, कमजोर एंटीजन डाले जाएंगे, तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है डीपीटी। और डीपीटी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस। डिप्थीरिया मतलब रोहिणी जिसको बोलते हैं, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी और टिटनिस मतलब टिटनिस। तो डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस के लिए दी जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए टिटनिस का एक नाम और भी है और इसे लॉक्जा कहा जाता है। लॉक्जा किस बीमारी का नाम है? तो टेटनिस को लॉक्जा भी कहा जाता है, इसमें जबड़ा लॉक हो जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। तो डीपीटी वैक्सीन, दोस्तों क्या आपको पता है कि वैक्सीन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों वैक्सीन लैटिन भाषा का शब्द है, वैक्सीन, ये भी आप याद रखना। और वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैक्सा शब्द से हुई है, वैक्सा, और वैक्सा का मतलब होता है काऊ, गाय। वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैक्सा शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है काऊ या गाय। तो इसे आप याद रखना, डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस के लिए दी जाती है, ऑप्शन सी। अच्छा, एक वैक्सीन आपको और याद रखनी है, बीसीजी की वैक्सीन। दोस्तों बीसीजी की वैक्सीन टीबी में दी जाती है। ये पूछता है एग्जाम में, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, आई रिपीट बैसिलस कालमेट ग्यूरिन वैक्सीन टीबी के लिए दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रुधिर क्या है? दोस्तों खून के बारे में क्वेश्चन है, रुधिर क्या है? तो रुधिर आपको पता होगा दोस्तों, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या जवाब होगा इसका? एक तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों इसको तरल क्यों कहा गया? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। संयोजी का मतलब क्या है? दोस्तों ब्लड जो होता है ये हमारे अंगों को, मांसपेशियों को, पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, तो संयोजी है। अच्छा, ऊतक क्यों कहा गया? दोस्तों कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी, और हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी होती है। तो दीज आर ब्लड सेल्स, इन्हीं के कारण हमने क्या कहा? ब्लड को ऊतक कहा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। और आपके एग्जाम में आए कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, एक वयस्क व्यक्ति में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर खून एक वयस्क व्यक्ति में पाया जाता है, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों जो ब्लड है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये आप याद रखना कि ब्लड का अध्ययन क्या है? हेमेटोलॉजी क्या होता है? ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों बांग्लादेश की संसद का कहा जाता है आपका जातीय संसद, ऑप्शन सी। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा गया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की जो संसद है वो ढाका में लगती है, और कौन सा नगर में? शेर बांग्ला नगर में है ये। दोस्तों मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ तो इसकी राजधानी है ढाका, और ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है। ढाका में किसका मुख्यालय है? बिम्स्टेक का मुख्यालय, ये भी आप याद रखना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? वो है आपका कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रगान किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, और आमार सोनार बांग्ला ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं कुछ संसदों के नाम आपको बता दूं, जैसे लिखा गया है डायट, जापान की संसद का नाम है डायट, ये भी आप याद रखना। मजलिस ए शूरा किस देश की संसद है? तो दोस्तों मजलिस ए शूरा ये पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है,
पाकिस्तान की संसद मजलिस शूरा कहलाती है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी एक संसद और आप याद रखें, वो है आपकी रिक्सडैग। रिक्सडैग किस देश की संसद का नाम है? रिक्सडैग ये संसद आपकी स्वीडन की संसद, स्वीडन की संसद को रिक्सडैग कहा जाता है। रूस की संसद ड्यूमा कहलाती है, ईरान की संसद मजलिस कहलाती है, मलेशिया की संसद दीवान निगारा कहलाती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये कई सारी चीज़ें पूछता है आपके एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों यूनिक्स एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको हम क्या बोलते हैं? दोस्तों इसको कहा जाता है मल्टी यूजर एप्लीकेशन। ऑप्शन ए मल्टी यूजर एप्लीकेशन इसको कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो यूनिक्स है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 में स्थापित किया गया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फ़ाबेट। पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, ये आप याद रखना। ये पूछ ले सकता है आपके एग्जाम में कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, वो है आपका अल्फ़ाबेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा का महासचिव कौन है? दोस्तों एट प्रेजेंट राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर पी के रामाचार्यलू, ये आप याद रखना। क्या ये क्वेश्चन इतना वैलिड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंजेबल होते हैं। अभी के लिए आप याद रखिएगा। दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन है? वो है आपके जगदीप धनखड़, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जगदीप धनखड़ जो है ये वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है और ये राज्यसभा के पदेन सभापति है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। अपर हाउस किसको कहा गया? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संसद के 2 सदन है, तो दोनों आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 46। बांस में तुम्बी का प्रयोग करके कौन सा एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है जो महाराष्ट्र में लोक गायन में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाते एकतारा। ऑप्शन बी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रखें। दोस्तों महाराष्ट्र के 2 लोक नृत्य याद रखना। एक लावणी, ये बहुत आता है एग्जाम में। लावणी डांस कहाँ किया जाता है? तो महाराष्ट्र में लावणी डांस किया जाता है। ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ का एक डांस और है कोली, कोली डांस भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और एक है आपका धनगरी गाजा। धनगरी गाजा डांस कहाँ किया जाता है? तो धनगरी गाजा भी महाराष्ट्र का डांस है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रामोजी, रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? दोस्तों रामोजी फिल्म सिटी है आपकी, ये तेलंगाना में पड़ती है आपकी। तो रामोजी फिल्म सिटी है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन सी, सॉरी क्या है? रामोजी फिल्म सिटी तो ये तेलंगाना में है, तो इसका सही जवाब हैदराबाद में। ऑप्शन सी सही है इसका आपका जवाब, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो हैदराबाद है, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, जो हैदराबाद है यहाँ पर वायुसेना अकादमी भी है। हमारी वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में एक जगह डिंडीगुल, और डिंडीगुल में वायुसेना अकादमी है। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में, ये भी आप याद रखें। बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र ये भी आपका हैदराबाद में है, ये बहुत आता है एग्जाम में। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पुणे, पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ये भारत में किसे कहा गया? दोस्तों पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे लिखा गया पुणे को, एक चीज़ और याद रखना, दक्कन की रानी भी कहा जाता है। दक्कन की रानी किसे कहा गया? तो दक्कन की रानी भी पुणे को कहा जाता है। और दोस्तों भारत का भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? वो भी पुणे में है। मुंबई की बात करूँ दोस्तों, मुंबई से सपनों की नगरी कहा गया भारत में, और मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। अरब सागर के कौन से द्वीप पर मुंबई है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, ये भी आप याद रखें। गुरुग्राम, भारत का राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स का बैंक भी कहा जाता है, और इसका नया सदस्य जो बना था वो तो बना था आपका बांग्लादेश। ऑप्शन सी, बांग्लादेश बना है इसका। अच्छा, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई में है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई में, और ये बैंक कब बना था? 2014 में बना था, ये भी आप याद रखना। दोस्तों म्यांमार लिखा गया, म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नेपाइडो। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है, और म्यांमार की मुद्रा को क्यात कहा जाता है, याद रखना क्यात, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और म्यांमार की आर्मी का नाम क्या है? तत्मादो।
म्यांमार की आर्मी का नाम है तत्वा 2, ये आप याद रखना। नेपाल की बात करूँ तो इसकी राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में बना था ये। पाकिस्तान की राजधानी है आपकी इस्लामाबाद, ये भी आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सैटेलाइट रोधी मिसाइल है? दोस्तों सैटेलाइट रोधी मिसाइल कौन सी है हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, अग्नि 5। अग्नि 5 जो है ये सैटेलाइट मिसाइल है और अग्नि 5 की क्षमता लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है, ये भी आप याद रखें। अच्छा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न ये है कि भारत की एक मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल में 2 नदियों का नाम है, ये नदी कौन कौन सी है मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ब्रह्मोस मिसाइल में 2 नदियों के नाम है, ये कौन कौन सी नदियां हैं मुझे आप बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द गोल्डन हाउस पुस्तक ये किसने लिखी? ये पुस्तक है आपकी सलमान रुश्दी की। ऑप्शन ए सलमान रुश्दी के द्वारा ये लिखी गई है, ये भी आप याद रखें। और ये जो उपन्यास है ना गोल्डन हाउस, ये 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था उसके याद में लिखा गया है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों सलमान रुश्दी की एक किताब और है, वो है आपकी सैटेनिक वर्सेस। सैटेनिक वर्सेस किसकी किताब है? तो सलमान रुश्दी ने ही लिखी है सैटेनिक वर्सेस। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट दोस्तों यहीं तक था और आप सभी को बाजरा वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 दोस्तों हम बाजरा वर्ष के रूप में मनाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि भारत में बाजरे की खेती फिर अग्रणी रहेगी विश्व में। तो बाजरा दिवस या वर्ष 2023 के पहले दिन की शुभकामनाएं। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 कौन सा वर्ष है? बाजरा वर्ष, याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। साइंस का मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।